हाँ भाई, तो कैपेसिटेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही एक टॉपिक है जो अभी हम पढ़ रहे थे। तो देखा जाए तो टाइटल के हिसाब से इसको कहाँ होना चाहिए था, पिछले वाले मॉड्यूल में, क्योंकि पिछले वाले मॉड्यूल में लिखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ग्रेविटेशन। बट इस बार थोड़ा सा इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ रखने की वजह कह सकते हैं कि बहुत सारी इसकी फीलिंग्स का मैचिंग है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जैसे वहां सर्किट होता है, यहाँ भी सर्किट होता है, वहां भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगता है, यहाँ भी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगता है। हाँ, वहां सीरीज पैरेलल होता है, यहाँ भी सीरीज पैरेलल होता है ना। तो इतनी सब चीजें क्योंकि यहाँ मैच करती हैं उससे, तो मैंने इसको अलग मॉड्यूल में रखा है। इसकी वजह थोड़ी थोड़ी समझ में आना चाहिए। तुम जब टॉपिक पढ़ोगे तो समझ में आएगा इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ज्यादा लेना देना नहीं है, बल्कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से मिलता जुलता बहुत कुछ है, तो इसलिए ये अलग रखा गया है। ठीक है, इसमें डेवलप करी हुई स्किल हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी में सीधे सीधे फायदा करेगी, है ना। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग टाइम बचाएंगे। इसका ये मतलब नहीं कि वहां चलो अच्छा ये छूट जाएगा तो वहां कवर कर लेंगे, नहीं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ा, उसका फायदा ये हुआ कि ग्रेविटेशन हमने 2 क्लास में खत्म कर लिया। 2 क्लास की उम्मीद थी, 2 क्लास में खत्म हो गया। क्यों हो पाया? अरे सब कुछ तो सेम ही टाइप का था। यहां तक कि क्वेश्चन करते समय भी तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की ही याद आई होगी, सब कुछ सेम। बल्कि हम लोगों ने जितना लोग ग्रेविटेशन में पढ़ाते उससे बहुत गुना ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा ब्रॉडर थॉट बना लिया, है ना। तो एक दूसरे टॉपिक का माइलेज उठाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तभी हो पाएगा, है ना। ये कैपेसिटेंस का मेनू है कि हम लोग पहले समझेंगे कैपेसिटर, कैपेसिटेंस को लेकर थोड़ा फीलिंग डेवलप करेंगे कि चीज क्या है। जब फीलिंग डेवलप हो जाएगी तो हम दुनिया भर के अलग अलग कैपेसिटर को छोड़ के केवल सिंपल कैपेसिटर की बात करना शुरू कर देंगे। आमतौर पे हम लोग ना सिंपल चीजों पे ज्यादा बातें करते हैं अपने लेवल पे, तो यहाँ ज्यादा काफी सारे कैपेसिटर की बात होगी, लेकिन फिर हम लोग अपनी औकात पे आ जाएंगे 12th लेवल वाली। आई मीन 11 12th में कितना पढ़ेंगे, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे ज्यादा बातें करेंगे। तो सिंगल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बाहर आपस के इंटरेक्शन की बातें करने के बाद फिर हम मल्टीपल कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पे बातें करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, है ना, या हम कह सकते हैं वोल्टेज इक्वेशन, और किरचॉफ करंट लॉ जैसा यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीरीज पैरेलल सर्किट रिडक्शन ये सब करते हुए लास्ट में हम लोग कैपेसिटर के भीतर डाइलेक्ट्रिक रखने से क्या फर्क पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, उसकी थोड़ा और डिटेल में चर्चा करेंगे। ये हमारे टॉपिक का मेन्यू है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बात करने वाले हैं कि कैपेसिटर चीज क्या है। उससे पहले हम लोग एक और बात करने वाले हैं। कैपेसिटर की बात तो बाद में करेंगे, बैटरी की बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, इतने तरह के कैपेसिटर कवर करेंगे इस सेक्शन में हम लोग। यहां कुछ चीजें तुम्हें नजर आ रही होंगी जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं सबको पता होना ही चाहिए। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, एक शेल है वो कितने फोर्स से अट्रैक्ट करती है किसी चीज को, लाइन चार्ज, सरफेस चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, ये सब हमने पहले पढ़ रखा है। ये कभी कभी कैसा होता है कि ऐसी मौके लाइफ में आते हैं कि कैपेसिटर ही जाके पढ़ाना है, उससे पहले कुछ पढ़ा ही नहीं किसी ने, कुछ लोगों के अपने अलग, तो ये सब समझाना पड़ता है। तुम्हें ये सब चीजें पता है। बताओ, एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, सरफेस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, ये सब बातें हम लोग कर चुके हैं। खैर, तो एक बैटरी को समझने के लिए हमें बैटरी का एक सेल समझना है। बैटरी और सेल में थोड़ा सा अंतर है, कई बार दोनों ही नाम एक दूसरे के लिए यूज कर लिए जाते हैं। सेल मतलब कि एक यूनिट जिसके अंदर कह सकते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी का स्टोरेज बन सकता है, एक यूनिट। जैसे तुमने अपने घड़ी का सेल खरीदा होगा, वो रेड वाला AA AAA होता है नहीं, घड़ी का या फिर रिमोट का, वो एक सेल है। मतलब उसको अगर तोड़ के देखोगे तो उसके अंदर कुछ और मल्टीपल में नहीं निकलेगा। तोड़ के देखा कितने लोगों ने लाइफ में? लोग कितने इनोसेंट टाइप के लोग हैं। तोड़ा है तो उसमें कुछ नहीं यार, एक रॉड होता है, वो भी हमें लगता है मिक्स मटेरियल का होता होगा, एनोड का अलग, कैथोड का अलग, और बीच में एक ड्राई कह सकते हैं कि मटेरियल होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, 2 छड़ें होती हैं जिनको, है ना,
उनमें डाला जाता है, ऐसे ही सिंपल। तो वो एक सेल है। तुमने कभी वो इस वाली घड़ी के अंदर वाला सेल देखा है? हाँ, छोटा सेल होता है, वो भी एक सेल है। उसके अंदर भी अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट होगा, है ना, एक सरफेस कैथोड होती है और एक सरफेस एनोड होता है, तो वो एक सेल है। तो बैटरी और सेल में क्या अंतर? उसको भी हम बैटरी कह सकते हैं, इसको भी बैटरी कहते हैं, हम लोग कहते ही हैं। लेकिन आमतौर पे बैटरी का मतलब होता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक या एक से ज्यादा सेल का यूज करना, है ना। तुमने अगर कभी टॉयज के अंदर निकलने वाली रिचार्जेबल बैटरी को तोड़ा हो, तो वो मल्टीपल सेल से मिलके बनी होती हैं। मैं तो सब कुछ कर चुका हूं, जो भी पॉसिबिलिटी हो सकती है तोड़ने फोड़ने वाली, सब मैंने कर रखा है। और अभी नहीं, जमाने पहले, मतलब कोई भी नई चीज आई है तो मुझे ये जानना कि पहले इसके भीतर क्या है, ठीक है। अभी तोड़ा था या बचपन में? हाँ, इसीलिए मैंने क्लियर कर दिया। बचपन में तो आते नहीं होंगे बैटरी वाले आते। क्या बात कर रहे हो यार, मतलब तुम्हें क्या लगता है कि मैं किस जमाने में पैदा हुआ? इतना भी अंतर नहीं है यार। हाँ, क्या बात कर रहे हो यार। सलमान खान अभी ज्यादा एज का है, सलमान खान से मैं 20 साल छोटा हूं अभी, ठीक है। हाँ, अच्छा, सलमान खान 59 का, हाँ, तो बस ऐसे ही समझो। तो क्या लगता है तुम्हें कि मतलब उसको लोग जो है अभी यंग मानते हैं, उसकी शादी के रिश्ते जा रहे हैं, और मेरे को तुम अलग कैटेगरी में रख रहे हो यार। हो चुकी है? अच्छा, हाँ, ये भी चर्चा चल रही कि दुबई में उसकी फैमिली रहती है, उसके बच्चे अरे मेरा तो सब कुछ लीगल है यार, सब सामने ही है, मतलब ऐसा नहीं कि दुबई में रखा है और यहाँ मैं नए रिश्ते की तलाश कर रहा हूँ। हाँ भाई, तो एक सेल मतलब एक यूनिट जिसके अंदर क्या क्या होगा, एक इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट ड्राई हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट लिक्विड हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट और उसके अंदर दो अलग अलग मटेरियल के आमतौर पे छड़ें होती हैं, मेटेलिक चीजें हो सकती हैं, जिनमें तुमने यार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज पढ़ी है? अरे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया जाता है। तो वो अलग अलग मटेरियल के एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स होते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल्स, ठीक है। तो आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट बीच के किसी पोटेंशियल का मटेरियल होता है, और एक छड़ होती है जो उससे हाई पोटेंशियल रखती है, और एक छड़ होती है जो उससे लो पोटेंशियल रखती है। तो सोचो यार, अगर इसका मान लिया मैं कहता हूं 10 वोल्ट है, और इसका कुछ 6 वोल्ट है, और इसका कुछ 14 वोल्ट है, ऐसे मटेरियल हमने चूज किए हैं कि इसका 6 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है, इसका 14 वोल्ट है, ठीक है। तो ये कितने वोल्ट की बैटरी बन गई? सेल कितने वोल्ट का? इनका डिफरेंस, इसी को तो हम यूज करेंगे जब भी सेल का यूज करेंगे। इसके बीच में मान लिया हमने एक बल्ब लगाया है जिसके अंदर रोशनी पैदा होना है, तो ये बल्ब को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा? जब मैं कहता हूं कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, मतलब वो दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। यानी जब भी मैं कहता हूं यार कि बैटरी के अंदर कोई वोल्टेज V है, जैसे मैंने यहां दिखाया 8 वोल्ट, तो वो क्या होता है? दो छड़ों के बीच के एब्सोल्यूट पोटेंशियल का डिफरेंस। तो एक 14 है, दूसरा 6 है, तो उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा? 8 वोल्ट। आमतौर पे बैटरी के लिए जब हम V लिखते हैं तो वो V नहीं होता है, वो दो टर्मिनल के बीच का डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल कहां मिलता है? वो मटेरियल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सीरीज जो होती है उससे मिलता है। तो हम ऐसे मटेरियल चूज करते हैं जिससे पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो, है ना। ये केमिकल ऐसे रखा जाता है जो एक से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और दूसरे को देगा। अगर कभी भी ये क्यों खींचेगा? क्योंकि यार इसका 10 वोल्ट है, इसका 6 वोल्ट है, तो इसको खींचेगा। कब तक खींचता रहेगा? हाँ, ये इसकी कोशिश है कि जब तक बराबर ना हो जाए, ये तब तक खींचेगा। लेकिन एक और बात है कि ये 6 वोल्ट पे ही रहना चाहता है ना। तो अभी क्या है कि एक लिमिट तक ये खींचता रहेगा, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, उसके बाद खींचना बंद कर देगा। अब जब कभी कोई बाहर से सर्किट में फ्लो चालू हो जाएगा तो फिर यहां कमी आएगी, यहां भी कमी, यहां निगेटिव की कमी आएगी, यहां पॉजिटिव। वो कमी कौन पूरा करेगा? वो जो नीचे का इलेक्ट्रोलाइट है वो बैठा ही इसलिए कि अगर जरा भी कमी होगी इन एनोड और कैथोड में, वो कमी कौन पूरा करेगा? ये इलेक्ट्रोलाइट पूरा करेगा। बात समझ रहे हैं?
यानी देखा जाए तो बैटरी के पास एक सोर्स है जो इन एनोड और कैथोड के चार्ज कम होने पर उनको चार्ज फीड कर सकता है। पॉजिटिव को पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव देगा और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव देगा। ये काम कौन करेगा? इलेक्ट्रोलाइट। इनके बीच में हमेशा वो उतना वोल्टेज डिफरेंस पैदा करके रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हर मटेरियल अपने पोटेंशियल पे रहना चाहता है, इनके मटेरियल का पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए। इस बात की फीलिंग को समझने के लिए मैं यहां एक बगल में डायग्राम बना रहा हूं ताकि फील आ जाए कि चार्ज, देखो यार चार्ज को लेके फीलिंग जल्दी अटैच नहीं होती। तो मैंने यहां पे दो ट्यूब बनाई हैं, ठीक है। इन ट्यूब में मैंने एक मोटर कनेक्ट करी है, ठीक है। हाँ, ये मोटर मतलब बहुत स्ट्रांग मोटर नहीं कि पाइप के ऊपर पानी निकाल देगी। चाइना वाली हल्की फुल्की मोटर है जिसकी लिमिट होती है, इससे ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाएगा, है ना। तुमने देखा होगा जो कूलर वाली मोटर्स होती हैं तो उनका बस इतना होता है कि जितना कूलर की हाइट है वहां तक पानी पहुंचा सकती है। अगर तुम 1 फुट भी ऊपर करोगे उसके बाद वो ऊपर, तो यही है उसका अपर लिमिट, ये है। तो पहले इन दोनों में बराबर पानी भरा गया था, मोटर ऑन कर दी गई तो क्या होगा? मोटर ऑन कर दी गई तो क्या होगा? एक का लेवल बढ़ जाएगा और एक का लेवल, यानी मोटर यहां से वहां पानी भेज रही है। तो अब यार ये एनालॉजी मैच कराएं जरा कि शुरू में ये दोनों सारे मटेरियल थे, इनकी विश थी कि हम इतना पोटेंशियल रखें, इतना पोटेंशियल रखें। लेकिन अभी जब अलग अलग आइसोलेटेड रखे थे तो सब अपना सेम लेवल पे थे, सेम पोटेंशियल पे। लेकिन उनको जैसे ही हमने केमिकल में डाला, आपस में कनेक्शन मिला, तो ये केमिकल वो काम करेगा जो ये चाइना वाली मोटर करती है। एक के लेवल को बढ़ा देगा उसकी विश के हिसाब से या उनके डिफरेंस के हिसाब, और एक का लेवल डाउन कर देगा। तो देखा जाए तो यार एक के अंदर हाई लेवल हो गया, पॉजिटिव भर गया जो पॉजिटिव को भगाना चाहता है, और एक के अंदर निगेटिव भर गया जो पॉजिटिव को खींचना चाहता है। देखो यार एक का लेवल बढ़ गया जो पानी को बहाना चाहता है, और इसके मुकाबले इसका लेवल डाउन है जो पानी को खींचना चाहता है। तो सोचो अगर इनके बीच में मैं कोई कनेक्शन कर दूं, यानी कोई कंडक्टिंग मटेरियल लगा दूं, तो पानी का फ्लो शुरू हो जाएगा कि नहीं? तो क्या फ्लो शुरू होने से इसका पानी कम और इसका ज्यादा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चाइना मोटर ऑन है। वो क्या करेगा? पानी का लेवल थोड़ा भी कम होगा ना तो इसकी सप्लाई पूरी कर देगा, इसको फिर से बढ़ा देगा और इसको फिर से, यानी इनका जो भी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है ये कौन मेंटेन रखेगा? तो अब तुम समझ रहे हो यार चाइना मोटर का काम यहां कौन कर रहा था? इलेक्ट्रोलाइट कर रहा था। और एनोड क्या है? हाई लेवल है, और कैथोड क्या है? लो लेवल है। तो जैसे किसी के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि किसी के अंदर चार्ज स्टोर हो गया ताकि वो एनर्जी का बेसिकली बल्ब जला सके या फैन जला सके, कोई बैटरी के अंदर चार्ज स्टोर हो गया। तो एक्चुअली स्टोर गलत शब्द है। क्या कहीं से चार्ज आके भर गया है? ऐसा नहीं होता है। क्या यहां कहीं से चार्ज आके भर गया? ऐसा नहीं हुआ है। यहां का पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट ने खींचा है और यहां शिफ्ट किया है। यानी चार्ज स्टोर करने का मतलब चार्ज शिफ्टिंग होता है। जैसे कोई कहते हैं यार यहां पे पानी इसलिए फ्लो हो सकता है क्योंकि पानी स्टोर हो गया है। क्या ये सही शब्द है? बैटरी में हम लोग यही यूज करते हैं जो सही नहीं है। हुआ क्या है कि एक जगह का पानी निकाल के दूसरी जगह पहुंचा दिया गया, तो दोनों की एनर्जी डिफरेंस आ गया है, हाइट लेवल में डिफरेंस आ गया जो फ्लो होने की वजह बन जाती है। इसी तरह से चार्ज में होता है कि एक से पॉजिटिव खींच के दूसरे में पॉजिटिव भर दिया जाता है, तो अब क्या यहां का पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाना चाहता है। वैसे मैं बता दूं ये कन्वेंशन है कि पॉजिटिव निगेटिव में जाना चाहता है, हकीकत में उल्टा होता है। क्योंकि हमने साइन कन्वेंशन ऐसा बनाया कि हम हमेशा पॉजिटिव से फ्लो को कंसीडर करते हैं, लेकिन हकीकत पता है क्या है कि ये इलेक्ट्रोलाइट यहां से इलेक्ट्रॉन खींच के यहां पहुंचाता है तो इसका निगेटिव बढ़ जाता है और इसका पॉजिटिव बढ़ जाता है। खैर हम कन्वेंशन के हिसाब से सोचे ठीक रहेगा। तो क्या ये दोनों मैचिंग समझ में आ रही है? चार्ज को लेके फीलिंग डेवलप हो रही। चार्ज स्टोर का मतलब है चार्ज स्टोर नहीं, चार्ज शिफ्टिंग। एक जगह हाई एक जगह लो, और अब इनमें फ्लो होने की वजह बन गई है। एक सेल के अंदर क्या होता है उसका मोटा मोटा आइडिया मैंने दिया है, बाकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में समझते रहना अगर मन करे तो। हर सेल का लगभग यही कहानी है। मटेरियल अपनी जरूरत के हिसाब से या कितना पोटेंशियल उसको चाहिए उसके हिसाब से चूज कर लेते हैं। तो फिर एक सेल समझ में आ गया है तो हम समझ सकते हैं, पहले तो एक सेल समझ में आ गया है तो हम ये भी समझ सकते हैं कि ये करता क्या है। ये क्या करता है? इस केमिकल के अंदर ये क्षमता है
कि यहां से चार्ज खींच के वहां पहुंचा सके। तो हम एक तरह से केमिकल एनर्जी को किस में बदल रहे हैं, फ्लो में, फ्लो ऑफ चार्ज में। और फ्लो ऑफ चार्ज आमतौर पे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये डिवाइस क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। हमारे जो सेल होता है घड़ी वाला, उसके अंदर केमिकल एनर्जी मौजूद है। अच्छा, केमिकल एनर्जी कहां से आई, तो देखो यार, कुछ ऐसी सेल होते हैं जो एक बार के लिए बने होते हैं, तो पहली बार में ही उनके अंदर एनर्जी भर दी गई, और ये रिचार्जेबल है, इसका मतलब इनको बार बार एनर्जाइज किया जा सकता है, इसकी केमिकल एनर्जी बढ़ाई जा सकती है। और जब ये चार्ज हो जाते हैं तो मतलब इनके अंदर एनर्जी आ जाती है चार्ज को शिफ्ट करने की। बात समझ रहा है, जब हम कहते हैं बैटरी चार्ज हो रही, इसका मतलब क्या, उसकी उस क्षमता को डेवलप किया जा रहा है। कौन सी क्षमता को, कि यहां से चार्ज निकाल के यहां पहुंचा सके। केमिकल को चार्ज करते हैं हम लोग, केमिकल क्या करेगा, उसकी क्षमता जब डेवलप हो जाएगी तो यहां से अपना काम शुरू कर देगा। यानी मोटर ऑन तभी होगी ना जब उसके अंदर एनर्जी होगी, है ना। तो जब हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो बेसिकली मोटर को ऑन करने की कोशिश की जाती है। इतनी बात सबको समझ में आ गई है। मैंने अभी अभी कन्वेंशन बताया है कि एनोड में पॉजिटिव इकट्ठा होता है, कैथोड में नेगेटिव इकट्ठा होता है। और आगे ये देखो, इस सीट पे रखा भाई, एनोड से कैथोड में चार्ज फ्लो करता है। एक्सटर्नल सर्किट में अगर मैं कहूं करंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, एनोड से कैथोड। तो बता यार, पॉजिटिव यहां से कम हो रहा है और वहां निगेटिव के साथ जाके मिल जा रहा है, तो निगेटिव भी न्यूट्रलाइज होकर कम ही हो रहा होगा। यानी जब करंट फ्लो होता है तो पॉजिटिव कम होता है, क्योंकि यहां से पॉजिटिव जा रहा है और वो पॉजिटिव निगेटिव के साथ मर्ज हो जा रहा है, तो निगेटिव भी कम होता होगा। तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट कहां से कहां फ्लो करता है, एनोड से कैथोड। इन एक्सटर्नल सर्किट हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ चार्ज फ्लो करता है। ये बात अब दूसरी बात मैं बोलना नहीं चाहता ना लिखना चाहता हूं। बताओ अंदर के सर्किट में क्या होता होगा, अरे केमिकल क्या करता होगा भाई। देखो यहां का निगेटिव कम हो रहा है, यहां का पॉजिटिव कम हो रहा है, तो यहां से पॉजिटिव खींचता होगा तो यहां निगेटिव बढ़ जाएगा और यहां भेजता होगा। तो अंदर के सर्किट में अगर कोई पूछे करंट कहां से कहां जाता होगा, कैथोड से एनोड करंट फ्लो करता होगा। ये बनी बात है, केमिकल को उल्टा काम करना ही पड़ेगा, तभी तो लंबे समय तक ये चार्ज का फ्लो करा पाएगा। बात क्लियर है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट चार्ज की कमी को पूरा करता है। पॉजिटिव में पॉजिटिव पहुंचाता है, एनोड में पॉजिटिव पहुंचाता है, नेगेटिव कैथोड में नेगेटिव पहुंचाता है। मैंने दो इलेक्ट्रोड्स की बात करी है, इन टर्मिनल्स का नाम हमने रखा है इलेक्ट्रोड्स। एक है एनोड और एक है कैथोड। इलेक्ट्रोड उनका जनरल नेम कह सकते हैं। बैटरी में जब भी कहा जाता है कि इसके अंदर 8 वोल्ट का वोल्टेज है, तो ये बैटरी की क्षमता को बताता है। क्या बताता है, कि अगर 1 कूलाम का चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में जाएगा तो ये सेल उसको कितनी एनर्जी देगा, कितनी देगा। अगर 8 वोल्ट की बैटरी है तो 8 जूल फॉर 1 कूलाम देगा। 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 जूल फॉर 1 कूलाम। यानी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में शिफ्ट करने के दौरान बैटरी कम एनर्जी देगा या ज्यादा एनर्जी देगा फॉर 1 कूलाम। इस बात का मेजरमेंट क्या होता है, वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब समझ में आए, वर्क डन बाय सेल और बैटरी टू फ्लो अ यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में बैटरी कम चार्ज भी दे सकती है, ज्यादा भी दे सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि वो 8 वोल्ट की बैटरी है या 12 वोल्ट की बैटरी है। बात क्लियर है। तुम इसकी यूनिट से ही इसको महसूस कर सकते हो। वोल्ट की यूनिट क्या होती है, जूल पर कूलाम। तो अगर 12 वोल्ट में लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 जूल फॉर 1 कूलाम। यानी 12 वोल्ट की बैटरी 1 कूलाम को एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो 12 जूल की एनर्जी देती है उसको। क्या जनता समझ पा रही है। क्या ये सारे टर्म से फैमिलियर हैं, कभी ना कभी सुने हैं, एक बार मैंने और क्लियर कर दिया है। तो ये तो बात हो गई सेल की, क्योंकि इससे पहले कभी सेल का कहीं यूज नहीं हुआ है, तो इसी टॉपिक में हमने इसकी एंट्री कराई है। कई बार कुछ लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पहले पढ़ा देते हैं इसी चक्कर में, क्योंकि वहां पे ये सब टर्म्स आते हैं। लेकिन हम लोग यार कैपेसिटर को बहुत ढंग से पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब लोग ढंग से पढ़ाते हैं, इसलिए मैं कैपेसिटर को ज्यादा भाव दे रहा हूं कि बाद में तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। हाँ भाई, इतनी बात क्लियर हो गई है, आगे बढ़े। सब लिखा हुआ भैया वर्कबुक में, समय बचाएंगे, वरना इसमें मेरा 7 मिनट खर्च होता था नोट कराने में, और फिर लोग कहते थे इधर से हटो, वो बड़ा बुरा लगता है, हटो जरा सामने। हाँ भाई, मैंने एक सेल समझाया, एक से ज्यादा सेल
अगर सीरीज या पैरेलल में मिला दिए जाते हैं तो क्या बन जाता है? बैटरी। तो क्या केमिकल का क्या वोल्टेज है ये हम बदल नहीं सकते, तो इसका मतलब टर्मिनल में जो वोल्टेज डिफरेंस आएगा वो भी हम बदल, मतलब जो लिमिटेड ऑप्शन मौजूद है वही हम बना सकते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट हमारी कम या ज्यादा की है तो हम क्या करेंगे? नहीं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट ज्यादा है, मान लिया हमारे पास जो सेल है वो 1.5 वोल्ट का है और हमारी रिक्वायरमेंट है 6 वोल्ट बनाने की, तो तुम क्या करोगे? 1.5 मतलब 1.5 होता है। एक तो बड़ी समस्या है आज के जमाने पे, लोगों को 1.5, 2.5, पौन ये सब नहीं समझ में आता है, तो पता है ना सबको। तो 1.5 वोल्ट की बैटरी हम बना सकते हैं एक सेल की, एक सेल में 1.5 वोल्ट। तो अगर मुझे 6 वोल्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 के 4 सेल सीरीज में लगाना पड़ेंगे तो 6 वोल्ट बन जाएगा। हमारी रिक्वायरमेंट है 12 वोल्ट बनाने की तो 8 लगा दो। इसलिए हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मल्टीपल सेल यूज करके क्या बना लेते हैं? बैटरी बना लेते हैं। तो बैटरी आमतौर पे कब कहते हैं? जब एक से ज्यादा सेल यूज करके उनके कॉम्बिनेशन से अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने बैटरी बना ली है। ठीक है, तो एक से ज्यादा सेल को ऐसे जोड़ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस के साथ प्लस फिर माइनस के साथ प्लस, ऐसे जोड़ना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज, जो वोल्टेज बढ़ाता है ना। पैरेलल में भी कुछ होता है, ये बातें हम लोग समय आने पे करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन भी सेल का होता है। ठीक है, ये एक सेल का सिंबल है और ये बैटरी का सिंबल है। कभी कभी बैटरी 12 वोल्ट की होगी और एक ही लगा देंगे तो भी तुम समझ लेना कि वो, हाँ, बैटरी सेल सब इंटरचेंज चलता रहता है। ठीक है, अब यार एक्चुअल में बैटरी और जो हम पढ़ने वाले हैं बैटरी, उनमें थोड़ा सा अंतर है। एक्चुअल में बैटरी क्या है कि थोड़ी देर बाद डिस्चार्ज हो जाती है, लेकिन हम अपनी पढ़ाई करते समय, कोई क्वेश्चन करते समय ये ख्याल मन में नहीं लाएंगे कि इतना चार्ज देने के बाद तो बैटरी डिस्चार्ज होना चाहिए। कई बार होता है क्वेश्चन में 1000 कूलाम निकल गया, दिमाग में आएगा 1000 कूलाम तक तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाना चाहिए, उससे हमें कोई मतलब, चाहे जितनी जरूरत हो उतना बैटरी दे देगा। आइडियल बैटरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा, आमतौर पे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है तो वो 12 वोल्ट एक्चुअली मेंटेन रख नहीं पाती। 12 वोल्ट की बैटरी थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है, लेकिन हम क्या मान के चलेंगे? पूरे प्रोसेस के दौरान उसकी बैटरी वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी जब ओपन सर्किट मोड में होती है, ओपन सर्किट मतलब जब फ्लो नहीं करा रही होती तब ज्यादा वोल्टेज शो करती है, और जब फ्लो कराने लगती है तो वोल्टेज थोड़ा सा कम हो जाता है। ये भी हमें सब इग्नोर करना है। हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं? आइडियल बैटरी। और आइडियल बैटरी का वोल्टेज किसी हाल में बदलने वाला नहीं है और चार्ज की कमी कभी पड़ने वाली नहीं है। उसको चार्ज हम कराएंगे नहीं कराएंगे ये सब ख्याल हमें नहीं लाना है। मेरे से डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। बताएं, मैंने अभी पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन बताई है। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? डेल्टा वी, या इसको हम वी से दिखाएंगे। ये क्या होता है? एक कूलाम को बैटरी कितना देगी? वी क्या है? वी है एनर्जी गिवन बाय सेल या बैटरी टू फ्लो 1 कूलाम। तो बता यार 1 कूलाम को कितनी एनर्जी मिलेगी? वो होता है वी। जैसे 8 वोल्ट 12 वोल्ट, तो बताओ फॉर क्यू कूलाम एनर्जी गिवन बाय बैटरी, एनर्जी गिवन बाय सेल और बैटरी क्या होगा? क्या होगा? वो हो जाएगा Q इंटू वी। ये तो बनी बात है यार। अगर पर कूलाम के लिए V दिया है तो Q कूलाम के लिए वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। कई बार एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द बैटरी लिखा होता है, सब एक ही मतलब है। वर्क डन बाय द बैटरी Q इंटू वी हो जाएगा। ये हमें ऐसे ही समझ में आना चाहिए, पहले से जान रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? किसी को कोई दिक्कत है? आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये टॉपिक पहली बार पढ़ रहे हैं? दूसरी बार? मॉड्यूल फिर से लिया है? थैंक यू। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे बैटरी की, जिसके अंदर अनलिमिटेड चार्ज कैपेसिटी होती है, कोई समस्या नहीं है, जितना देर यूज करना हो यूज कर सकते हैं। और अब हम पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर किस काम आ सकता है, क्या चीज है? अगर एक लाइन में लिखना हो तो क्या बोलोगे? बैटरी एनर्जी स्टोर करता है कि नहीं? बैटरी एनर्जी स्टोर करता है? नहीं करता। उसको चार्ज कराते तो हम, देखो यार,
बैटरी भी चार्ज फ्लो करा सकता है, मतलब उसके अंदर एनर्जी स्टोर है। अरे जो ट्यूब दिखाई थी जिनमें पानी भरा था, वो पानी फ्लो करा सकता है, तो इसका मतलब वो भी एनर्जी स्टोर करी है। मोटर ने क्या किया, एक तरफ पानी भेजा, एक तरफ से खींच के, तो मोटर ने एनर्जी खर्च करी कि नहीं? देखो यार, एक चीज होती कि क्या शिफ्ट हो रहा है, और एक चीज होती है उसके लिए कितनी एनर्जी खर्च होती है। एनर्जी कोई चीज नहीं होती है, एनर्जी इस बात का मेजरमेंट है कि कितना काम किया गया है, एनर्जी। और चार्ज कोई चीज है, पानी कोई चीज है जिस पर काम किया जा रहा है। तो पहले तो एनर्जी और चार्ज में थोड़ा सा अंतर रखो, दोनों को एक भाव नहीं देना है, हर चीज के लिए सेम फीलिंग नहीं होना चाहिए। फीलिंग हमारी किस चीज के लिए है उसके हिसाब से। तो एनर्जी और चार्ज में अंतर क्या है? अरे चार्ज कोई चीज है जिस पर काम किया जा रहा है, तो वो एक जगह से निकल के दूसरी जगह पहुंच रहा है। जैसे पानी कोई चीज है जिस पर काम किया जा रहा है, मोटर काम कर रही है, बिजली खर्च कर रही है, एनर्जी खर्च कर रही है, तब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा रहा है। और जब लौट के आ रहा है तब वो एनर्जी रिटर्न में हमें मिल रही है फ्लो के फॉर्म में, वहां चार्ज फ्लो के फॉर्म में, यहां पानी फ्लो के फॉर्म में। तो एनर्जी और चार्ज को लेके अलग अलग फीलिंग सबको रखना है, ठीक है। पानी स्टोर होता है या कहते हैं शिफ्ट होता है, ताकि उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो फ्लो कराने के लिए, बस ऐसे कह सकते हैं। चार्ज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है या स्टोर किया जाता है, कोई करता है ये काम, केमिकल कर रहा है, ताकि उसको फ्लो कराया जा सके, तो बाद में वो एनर्जी काम आ सके। बात क्लियर है? जो चीज फ्लो होगी वो चीज है, और उस क्षमता का नाम एनर्जी है जो उसको फ्लो करा रहा है। दोनों के लिए अलग अलग भाव रखना चाहिए। तो मैं क्या कह रहा हूं, कैपेसिटर चार्ज, बैटरी के अंदर भी चार्ज फ्लो होता है, कैपेसिटर भी एक चार्ज फ्लो का ही अरेंजमेंट है। लेकिन कैपेसिटर और बैटरी में अंतर क्या है, मैं ये पूछ रहा था। कैपेसिटर भी चार्ज फ्लो करा सकता है, बैटरी भी करा सकता है। तो पहली बात तो यार, कैपेसिटर लॉन्ग टाइम चार्ज फ्लो कराने के काम नहीं आ सकता, उसके अंदर कोई केमिकल नहीं है जो बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर कर ले, है ना। बैटरी में होता है, बैटरी जब चार्ज फ्लो कराती है तो अपना पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा मेंटेन रखती है, लेकिन कैपेसिटर अपना पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, यानी शुरुआत बहुत तेजी से करेगा, लेकिन जैसे जैसे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी तो वो चार्ज भी उस वोल्टेज से नहीं फ्लो कराएगा, जितना वोल्टेज से शुरुआत करता है उतने से। बात सुन रहे हैं? यानी वो कुछ ऐसी बात है कि एक बिल्कुल रोबोट जैसा है और एक इंसान जैसा है कि काम करते करते वो थक जाता है। रोबोट लगातार उसी एनर्जी से काम कर सकता है। खैर, बैटरी कैसे बनती थी, क्या उसके अंदर होता था, वो बातें हमने करी हैं। कैपेसिटर में कुछ ज्यादा है ही नहीं। कैपेसिटर इतनी सिंपल चीज है कि दो कंडक्टर लो ऐसे, एक कंडक्टर 1 एक कंडक्टर 2, आमतौर पे दो कंडक्टर होते हैं, दो कंडक्टर लो और इन कंडक्टर में डिफरेंस ला दो। अभी बताओ, नेचुरल तरीके से दो कंडक्टर रखे हैं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, इंसान है जो जगह जगह जाके डिफरेंस पैदा कर रहा है, वरना दुनिया हमेशा इक्वालिटी वाली थी, हम ही लोग कर रहे हैं सब जगह। तो ये सब दोनों सेम पोटेंशियल पे थे। अभी हम क्या गए, एक बैटरी लगा दी है इस पे, ठीक है। तो जो डिफरेंस बैटरी में था वो डिफरेंस इसमें भी आ जाएगा। यानी वो कुछ ऐसी बात है कि साथ साथ आपस में मिलेंगी, तो एक साथ जो अच्छी थी वो भी खराब हो जाएगी, क्योंकि वो बता रही है कि बहुओं के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। बहू बहू आपस में मिलेगी तो सास की बुराई करेगी, ऐसा बात है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में मिले निगेटिव निगेटिव आपस में मिले, तो ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। तो जो इस टर्मिनल का वोल्टेज था, मान लिया ये V1 था, तो इसके अंदर V1 आ गया, और इसके अंदर तो इसके अंदर V2 आ गया। जो डिफरेंस बैटरी के अंदर था, जो था वही इन दोनों में आ गया। बस यही है दुनिया में समस्या। ये है कि कायदे से एक बहू को दूसरी सास से और दूसरे की बहू को पहली सास से मिलना चाहिए, तो उससे ये सब समस्या ना आए, डिफरेंस पैदा ना हो। हाँ, जो सास सास मिलती है, बहू बहू मिलती है, तभी गड़बड़ होता है, और उनके पास टॉपिक भी बड़े लिमिटेड होते हैं। हाँ, चाहे तो बात कर सकते हैं, चार्ज पे बात कर सकते हैं, कैपेसिटर पे बात कर सकते हैं, लेकिन उनको बहू पे बात करना है और बहू को सास पे बात करना है। हाँ,
अच्छा, बोलने का तरीका भी ऐसा होता है, लगता है बहुत बड़ा अपराध है। जैसे जैसे किसी को रोटी बनाना नहीं आता, जिंदगी भर पढ़ाई में खर्च किया है, रोटी बनाना नहीं आता, तो सास की बताओ उसकी बिटिया को रोटी बनाना नहीं आता, तो ऐसा कौन सा अपराध हो गया रोटी बनाना नहीं आता। लेकिन बोलने का तरीका ऐसा होगा कि जैसे बहुत बड़ा अपराध हो गया डिफरेंस की वजह से। तो उसने मेहनत करी, पढ़ाई करी, है ना। अब मान लिया आज रोटी बनाना पड़ रहा है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि मतलब बेकारी होगी उसकी जिंदगी। और ये बताओ रोटी बनाना नहीं आता, बोलने का तरीका है ये। तो बढ़ा चढ़ा के हाँ, उल्टा भी आजकल हो ही रहा है, जमाना बहुत बदल रहा है। सास पहले से डरी रहती है बहुत सारी। वापस आते हैं हम लोग, तो पॉजिटिव पॉजिटिव वापस मिल गया। जो जो डिफरेंस बैटरी में था वही डिफरेंस किस में आ गया, इसमें आ गया। अब बताओ हम बैटरी हटा भी दें, ये हट भी जाए, तो इनका इनका झगड़ा शुरू हो जाए, इनमें इनमें डिफरेंस आ गया कि नहीं। बस यही है, मतभेद पैदा हो गया। ये कंडक्टर इनकी कानाफूसी की वजह से डिफरेंस ला चुके हैं। एक के अंदर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, एक के अंदर थोड़ा सा निगेटिव चार्ज आ चुका है। अब अगर मैं यहां पे एक बल्ब लगा दूं तो वो जल उठेगा। मतलब वही है कि चिंगारी सुलगाने भर की देर है, तो कला अपने आप हो जाएगी। बेसिकली पहले देखो दोनों भरे बैठे हैं, मगर शुरुआत होगी तभी तो लड़ाई झगड़ा होगा यार। तो अभी क्या है, हवा में नहीं हो सकता था, हमने दोनों में कुछ कनेक्शन, कोई बातचीत शुरू कर दी, यानी कनेक्शन डेवलप कर दिया, तो बस थ्रू हस्बैंड तो बस आग लगना तय है। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बस यार ऐसा, लेकिन ये है कि हाँ, जैसी फ्लो हो जाएगा तो ये भी अपने नॉर्मल पे आ जाएगा। हर घर की यही कहानी, थोड़ी देर का होता है, जैसे डिफरेंस खत्म, जिसका भरा हुआ था वहां गया, उसका अपना सब बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये जो झगड़े की रोशनी है वो खत्म हो जाएगी। हाँ, तो कैपेसिटर समझ में आ गया। अब देखो यार, कैपेसिटर में कितना स्टोर होगा, कितना स्टोर होगा, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये कंडक्टर का अपना परसेप्शन क्या है। सीधी सी बात है यार, अरे सास और बहू का अपना भी तो कोई परसेप्शन है, कोई भर रहा है कान, जरूरी है कि वो उतना ले जितना वो देना चाहता है। तो इस पे भी डिपेंड करे, डिफरेंस तो आएगा यार, ये भी एक बात है, डिफरेंस तो आएगा, मगर कम आएगा या ज्यादा आएगा ये उसके अपने विवेक पे डिपेंड करता है। हाँ, डिफरेंस तो आना ही आना है, मतलब ये तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है कि डिफरेंस ना है। दो सासें मिलेंगी, डिफरेंस पैदा कर ही देंगे। हाँ, हाँ भाई, क्लियर है यार। ये सब अपने पुराने भाव इधर उधर से लिंक मत करो यार, तुम लोग अपने प्रेजेंट पे आ जाओ। एक तो तुम लोग सब सोचने लगे हाँ ये एग्जाम्पल मेरी लाइफ में आ चुके हैं ऐसे ऐसे। ठीक, खैर, कैपेसिटर कैसा भी हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल बनाया जाता है। ये सिंबल है बस कैपेसिटर का। दो कंडक्टर आसपास रखे हैं, दो कंडक्टर आसपास रखे हैं फिलहाल। अगर फिक्स वैल्यू का कैपेसिटर तो ऐसे, वेरिएबल वैल्यू का कैपेसिटर है तो ऐसे दिखाया जाएगा। ठीक है, अभी क्या, हमने थोड़ा देर पहले एक ट्यूब मॉडल बनाया था बैटरी को समझाने के लिए, दो ट्यूब, बीच में चाइना मोटर बनाया था। तो ऐसा ही ट्यूब मॉडल हम लोग कैपेसिटर के लिए बनाते हैं। तो खैर, एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, लेकिन यहाँ चाइना मोटर गायब है। क्यों? क्योंकि यहां पर दो कंडक्टर होते हैं जो किसी दूसरे की कानाफूसी की वजह से डिफरेंस लाए होते हैं। एक ट्यूब ये है, एक ट्यूब ये है, इनका अपना पहले पोटेंशियल सेम लेवल पे था। अब क्या हुआ कि इनका मुलाकात इससे हो गई और इनकी मुलाकात इससे हो गई। ठीक है, ये देखो, ये बैटरी है ना, बैटरी आ गई दोनों, ये बैटरी का पॉजिटिव इससे मिल गया और बैटरी का नेगेटिव, तो क्या इसको ड्रेन करके ये नेगेटिव लेवल पे ले जाएगा? ठीक है, ये अपने जैसा बना दिया, नेगेटिव लेवल पे आ गया। और इसका लेवल जो कि पहले बराबर हुआ करता था, कोई डिफरेंस नहीं था, वो किस लेवल पे आ गया? पॉजिटिव लेवल पे आ गया। तो अभी क्या हम कह सकते हैं कि इसका वोल्टेज बैटरी के V1 के बराबर हो गया, यानी इसका V1 बराबर हो गया और इसका V2 बराबर हो गया। तो जितना डिफरेंस इन दो टर्मिनल में था उतना इन ट्यूब के अंदर आ गया। अब इन तुम दो ट्यूब को उठा के कहीं भी ले जाओ,
तो डिफरेंस के साथ ही तो जाएंगे यार, डिफरेंस के साथ, एक का ज्यादा एक का कम, सॉरी इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। अब अगर इनके बीच में कोई भी कनेक्शन आएगा तो फ्लो चालू हो जाएगा, क्या बात समझ रहे? तो इसको तुम कैपेसिटर के एनालॉगस इमेजिन कर सकते हो कि अच्छा क्या इनका जैसे ही डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो इनके अंदर कोई ऐसा सोर्स मौजूद नहीं है जो इसके लेवल को हाई और इसके लेवल को डाउन, जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा तब तक इनका मेंटेन रहेगा। तो बस आइडिया यही है कि इनकी मुलाकात ना होने दो तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक। और करना ही क्यों यार, खाली बैठ के ही तो सब गड़बड़ होता है, काम हम कुछ ढूंढो। तो अब यार इस कैपेसिटर की अपनी कैपेसिटी की मैं बात कर रहा था कि ये कितना स्टोर करेंगे, ये अपने विवेक पे डिपेंड करता है। ये कितना स्टोर करेगा निगेटिव लेवल, ये कितना स्टोर करेगा पॉजिटिव लेवल, ये इनके अपने अरेंजमेंट पे डिपेंड करेगा। ये किस मटेरियल का बना है, कितना दूर रखा है, पास रखा है, इन सब चीजों पे डिपेंड करेगा। मटेरियल का रोल नहीं है, कितना दूर कितना पास, उसका स्ट्रक्चर क्या है उस पर डिपेंड करेगा। तो इस फीलिंग को हमने एक नाम दिया है, कितना स्टोर करेगा। जब मैं कहता हूं तो इसका मतलब एक का बढ़ेगा और एक का तो ज्यादा, देखो यार एक का जितना बढ़ेगा और दूसरे का उतना ही डाउन होगा नहीं। लेकिन सोचो यही ट्यूब अगर फैली हुई होती ऐसी, मतलब कुछ लोग होते हैं कि सुनना ही चाहते हैं और बताओ उस तरह का। तो यार क्या बताओ, एक का डाउन होता एक का अप होता, लेकिन इनमें डिफरेंस इतना ज्यादा होता कि फ्लो बहुत देर तक चलता रहता। तो ये क्या अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, जैसे यहां पर उनके साइज पे डिपेंड कर रहा है, वैसे कंडक्टर के अपने स्ट्रक्चर पे चार्ज का स्टोरेज डिपेंड करता है। जैसे ये पानी का स्टोरेज इनके स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं, वैसे ही चार्ज का स्टोरेज कंडक्टर के अपने स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, उनके दूरी कम ज्यादा होने पर डिपेंड करता है ना। तो ज्यादा स्टोर करेंगे या कम स्टोर करेंगे, इस बात के मेजरमेंट के लिए हम एक बिल्कुल नया फ्रेश टर्म बना रहे हैं, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किस बात का मेजरमेंट है? कैपेसिटेंस ये क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटी टू होल्ड द फ्लोएबल चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड द फ्लोएबल चार्ज। कुछ लिखा है इसमें? हाँ, इसको फ्लोएबल चार्ज लिख दो। फ्लोएबल चार्ज से मतलब कितना फ्लो कराएगा भविष्य में, फ्लोएबल चार्ज। तो किसी कैपेसिटर में हमने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई है और उसने 20 कूलाम या 50 कूलाम का चार्ज स्टोर किया है। 10 वोल्ट की बैटरी 50 कूलाम का स्टोर किया है। तो जब मैं कहता हूं 50 कूलाम स्टोर किया, इसका मतलब कि एक का 25 नीचे आया है और एक का 25 ऊपर गया है, तो उसमें 50 फ्लोएबल, जैसे पता इसका 25 लीटर नीचे चला जाए और ये 25 लीटर ऊपर चला जाए तो ये कितना पानी फ्लो करा पाएगा? एक मिनट, 25 ही तो करा पाएगा, सॉरी। एक का 50 ऊपर गया है, एक का 50 नीचे गया है, तो कितने लीटर फ्लो करा पाएगा? 50 लीटर, क्योंकि 50 लीटर जब फ्लो करेगा तो वहां भर जाएगा, यहां घट जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो फ्लोएबल चार्ज से मतलब है कितना फ्लो हो सकता है, समझ गए? ऐसी चार्ज में, हाँ बोले, कुछ रह गया क्या? जैसे इन दोनों का लेवल सेम होता था पहले, इसका 25 लीटर बढ़ गया, इसका 25 लीटर डाउन हो गया, तो बताओ कितना फ्लो करेगा? जब यहां से 25 वहां चला जाएगा तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो वही है कि एक बैटरी एक से लेती है जितना, दूसरे को उतना ही देती है और भविष्य में उतना ही फ्लो भी होगा। बस वही फ्लोएबल चार्ज है, समझ गए? जैसे मैंने ये बैटरी जोड़ी, इसने इसको क्यू दिया तो इससे क्यू खींचा, मतलब इसमें माइनस क्यू आ गया। तो इस टर्मिनल ने क्यू दिया, उससे क्यू खींचा तो इसमें प्लस क्यू आ गया, इसमें माइनस क्यू आ गया। अब भविष्य में बताओ इन दोनों टर्मिनल को जब हम जोड़ेंगे तो कितना फ्लो करेगा? क्यू ही फ्लो करेगा। जब यहां का प्लस क्यू वहां के माइनस क्यू से मिल जाएगा तो वो भी जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा। अभी बात समझ में आ गई? ये फ्लोएबल चार्ज का मतलब समझ में आना चाहिए। अब वो ऐसे कोई कहे कि सर यहां माइनस क्यू स्टोर हुआ है, यहां प्लस क्यू स्टोर हुआ है, तो स्टोर तो जीरो हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कहां हुआ? एक से इधर का उधर पहुंचाया गया है। चार्ज तो स्टोर ही नहीं होता कैपेसिटर में, स्टोर होता है क्या? शिफ्ट होता है। तो हम फिर चार्ज स्टोरेज किसको मानते हैं? कि कितना भविष्य में फ्लो कर सकता है, वही उसका स्टोर चार्ज है, समझ गए?
तो एक से प्लस क्यू खींचा, माइनस क्यू आ गया, दूसरे में प्लस क्यू गया तो यहां प्लस क्यू आ गया, यहां माइनस क्यू आ गया। अब बताओ जरा, यहां प्लस क्यू माइनस क्यू है, तो जब इसका प्लस क्यू उसके माइनस क्यू से मिल जाएगा तो ये भी खाली, ये भी खाली, तो यही उसका स्टोर चार्ज था जो फ्लो भविष्य में होगा। क्लियर है भाई? देखो यार, इन सब चीजों में ना बहुत तरह के लोगों के अपने ख्याल आते हैं कि इनके क्या जवाब हैं। मैं चाहता हूं हर वो जवाब तुम्हें मिले जो तुम्हारे दिमाग में कभी आ सकता है, ताकि ग्रिप टॉपिक की शुरुआत बहुत स्ट्रांग हो। क्लियर है भाई? तो मैं कह रहा हूं कैपेसिटी, कैपेसिटी एक बिल्कुल फ्रेश टर्म है, इससे पहले ऐसा कोई टर्म कभी नहीं आया। तो कैपेसिटी को हमें डिफाइन करना है, अपना नया नया टर्म बनाया है। तो मैं क्या कहूंगा, मान लिया 10 वोल्ट की बैटरी से एक कैपेसिटर को चार्ज कराया जिसने 50 कूलम होल्ड किया है, और 10 ही वोल्ट की बैटरी से एक और अरेंजमेंट को चार्ज कराया, उसने 100 कूलम स्टोर कर लिया। तो किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? यानी फॉर द सेम वोल्टेज जो ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा, फॉर द सेम वी जिसका क्यू ज्यादा होगा उसका सी ज्यादा होगा। इसी तरह से एक और बात करते हैं, दो कैपेसिटर हैं, दोनों ने 50 कूलम लिया है, लेकिन इसको मैंने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, इसको 5 ही वोल्ट की लगाई थी। बताओ किसकी कैपेसिटी ज्यादा है? हाँ, 5 वोल्ट पे 100 50 ले लिया और इसने 10 वोल्ट पे 50 लिया है, तो जिसका V कम होगा उसका C। दोनों तरीके से सोचा, V का कम होना फॉर द सेम चार्ज, फॉर द सेम होल्ड चार्ज, सेम चार्ज होल्डिंग, V का कम होना C को बढ़ाएगा, या V सेम होने पर जो ज्यादा क्यू रखेगा। क्या ये दूसरी बात? पहली बात तो यह है कि यहां पर अब एक और बात मैं बताना चाहता हूं, क्या चार्ज और वोल्टेज किसी कैपेसिटर में फिक्स हो सकते हैं? नहीं। अगर तुम किसी की बैटरी 10 वोल्ट लगा रहे हो तो कुछ चार्ज रखेगा 50, अगर तुम 20 वोल्ट लगा दोगे तो 100 कूलम। यानी Q और V दोनों कैसे टर्म है? डायनेमिक टर्म है, यानी जैसे जैसे V बदलेगा वैसे वैसे, यानी एक ही अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर कम चार्ज भी रख सकता है, डिपेंड करता है कि हमने बैटरी कितनी स्ट्रांग लगाई है। यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल टर्म है, और जब हम यहां पर कांस्टेंट लाते हैं तो ये इक्वालिटी आ जाती है। और ये जो कांस्टेंट है इसी का नाम हमने क्या रखा है? अब इसको और नए तरीके से सोचो, फॉर द सेम वोल्टेज जिस ज्यादा चार्ज होल्ड करेगा उसकी कैपेसिटी। तो कायदे से डेफिनेशन यहां से इन्वॉल्व हुई है, लेकिन सी की फीलिंग लाने के लिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? तो यहां ये भी फिजिक्स में इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। कोई ये ना कहे सर कि क्यू बढ़ाने से सी बढ़ जाएगा, नहीं, क्यू तभी बढ़ा होगा जब वी भी बढ़ा होगा। यानी अगर तुम वी को डबल करोगे तो क्यू भी डबल हो जाएगा। कोई ये ना कहे सर क्यू बढ़ाने पे सी बदल, सी क्यू और वी पर डिपेंड करता है, नहीं। तुम्हें इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि क्यू वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सी हमेशा क्या रहता है, किसी फिक्स अरेंजमेंट के लिए सी फिक्स रहता है। मैथ्स के हिसाब से फिजिक्स नहीं चलती है, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करना पड़ती है। इंफॉर्मेशन क्या है कि सी एक फिक्स पैरामीटर है, जब तक कंडक्टर का अरेंजमेंट नहीं बदलता है तब तक सी नहीं बदलता है। क्यू और वी कैसे टर्म है? डायनेमिक टर्म है। क्यू बढ़ेगा तो वी बढ़ेगा, सी फिक्स रहेगा, सी एक फिक्स टर्म है। क्लियर है? सी बदल सकता है, अरेंजमेंट डिपेंडेंट चीज है। सी किस पे डिपेंड करता है? सी डिपेंड्स ऑन व्हाट? शेप, साइज, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, डिस्टेंस बिटवीन, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। क्या लिखा है इसमें? बाकी जगहों पे छुट्टी है कल की? क्या कल की छुट्टी है कहीं? मनीष सर क्या? तो फिर हो गया। वेंसडे को टेस्ट है ना हम लोगों का। मैंने कहा यार सी एक फिक्स टर्म है जो किस पे डिपेंड करता है? बताएं कल क्या करना है?
छुट्टी करने जा बेटा भाई, क्योंकि थोड़ा टेस्ट की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। नहीं भी करेंगे तब अच्छा, चाहे जितना समय मिल जाए, तैयारी आखिरी दिन होती है घर पे उसका। गया तो पहले दिन 2-3 घंटे पढ़ाओ, दोबारा किताब की तरफ से मुंह तक देखिए। कौन सी तारीफ की बात है? कोई ये बताया मुझे कि सर मैं जब से घर गया हूँ थोड़ी देर सेलिब्रेशन के अलावा बाकी टाइम में पढ़ता रहा हूँ, ऐसा कोई बताया? दोनों किया मैंने, सबसे मैं गया ही। गए ही नहीं, यहाँ पढ़ा, क्योंकि अक्सर लोग जो जाते नहीं वो यहाँ भी नहीं पढ़ते हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, गए नहीं है तो बहुत बड़ा डिसीजन है। हाँ भाई, तो हम लोग यार इतने अरेंजमेंट के लिए कैपेसिटी निकालने वाले हैं, और कैपेसिटी एक फिक्स टर्म है, तो ये क्यू और वी डिपेंडेंट चीज नहीं है, ये स्ट्रक्चर डिपेंडेंट, शेप एंड साइज R1 R2 D, ये सारे पैरामीटर इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ खास तरह के कंडक्टर अरेंजमेंट मैंने यहां दिखाए हैं। आमतौर पे दो कंडक्टर से बने हुए अरेंजमेंट है, कोई एक, बस एक ही एग्जांपल है जिसमें दूसरा कंडक्टर गायब है। तो दो कंडक्टर के अरेंजमेंट्स से हम बहुत सारे कैपेसिटर बनाने वाले हैं, उनकी कैपेसिटी निकालने वाले, कैपेसिटेंस निकालने वाले हैं। और कैपेसिटेंस लाने का स्टेप्स क्या है वो मैं बता दूं। सी एक फिक्स टर्म है, क्यू और बी कैसे टर्म होते हैं? डायनेमिक। तो हम क्या करेंगे, एक एजम्पशन के साथ कि एक टर्मिनल में प्लस क्यू आया है, दूसरे में माइनस क्यू आया है, उस एजम्पशन के साथ कि बैटरी से दोनों को चार्ज किया गया है, क्यू दोनों में आया है, एक में प्लस क्यू आया है, एक में माइनस क्यू आया है। हम इन दोनों का वोल्टेज डिफरेंस क्यू के टर्म में लाएंगे, ऑब्वियसली वो क्यू से रिलेटेड जरूर होगा। क्या वोल्टेज डिफरेंस क्यू से रिलेटेड होगा? तो जब हम वी क्यू के टर्म में ला देंगे तो डायनेमिक टर्म खत्म हो जाएगा और सारे टर्म क्या बचेंगे? फिक्स टर्म बचेंगे। ये थॉट दिमाग में रखें, इसी थॉट से हम ये सारे सी अभी अभी लाने वाले हैं, छोड़ो कि हम रटने वाले हैं। मैं एक बार ला के दिखा रहा हूं, बहुत छोटे स्टेप्स है, और अच्छी बात ये कि इससे तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा कॉन्सेंट्रिक का, इन सब का, कि इनके वोल्टेज डिफरेंस कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डेरिवेशन इतनी बेसिक चीजों से जुड़ा है कि हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, वो हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं सबसे सिंपल एग्जांपल कर रहा हूं। दो कंडक्टर इनफाइनाइट सेपरेशन पे है, एक R1 रेडियस का है और दूसरा R2 रेडियस का है। ये R1 रेडियस का है और ये R2 है, और इनके बीच का सेपरेशन बहुत लार्ज है। बहुत लार्ज से मेरा मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल असर यहां पर और इसका पोटेंशियल असर यहां पर निग्लेजिबल होगा। तो जो भी पोटेंशियल होगा सबका अपना अपना होगा। चार्ज लाने के लिए मैंने थोड़ी देर के लिए इससे बैटरी कनेक्ट करी है नहीं करी, जैसे चार्ज आया बस इतना समझो कि इसके अंदर प्लस क्यू आ गया और इसके अंदर माइनस क्यू आ गया, बैटरी हटा ली। क्या अब ये कैपेसिटर रेडी है? इसका सी हम निकालना चाहते हैं, बताओ सी क्या होता है? क्यू बाई वी। लेकिन हम कह रहे हैं कि नहीं, इनमें डायनेमिक टर्म की छुट्टी करना है, यानी हमें यहाँ पे क्यू और वी देखना ही नहीं है। तो कुछ ऐसा करें, या तो क्यू वी के टर्म में या तो वी क्यू के टर्म में। अच्छा, वी होता क्या था? वी होता था इधर 1 वाले और 2 वाले के बीच का वोल्टेज डिफरेंस। तो क्या वोल्टेज डिफरेंस लिखने के लिए वोल्टेज अलग अलग नहीं सोच पाएंगे? बताओ, अगर ये क्यू चार्ज होल्ड किया है तो इसका वी क्या होगा? के क्यू बाई R1, और इसका माइनस के क्यू बाई R2। ये ध्यान रखना, ये डिफरेंस वाला माइनस है और ये नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव पोटेंशियल होगा। के क्यू बाहर आ जाएगा, ये आएगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई, जो हम चाहते थे वो हो गया। हम चाहते थे कि डायनेमिक टर्म आपस में रिलेट हो जाएं, रिलेट हो गए कि नहीं? हम क्या v की जगह ये जो इतना सारा आया है वो लिख सकते हैं, और जैसे ही हम लिखेंगे तो तुम्हें दिखेगा कि डायनेमिक टर्म कैंसिल हो गया। अब जो नजर आ रहा है वो केवल और केवल फिक्स पैरामीटर है। अच्छा, k को k लिखने का फैशन इस टॉपिक में नहीं है, तो मैं k को क्या लिख देता हूं? 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ऊपर चला जाएगा। ये क्या बन गया? 4 पाई एप्सिलॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो R1 R2 एलसीएम ले लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस। क्या बताओ, इसमें ऐसा कोई भी स्टेप जो तुम्हें बहुत अजीब लग रहा हो है क्या?
अरे भाई V1 लिखा, V2 लिखा, डिफरेंस ला दिया और Q से Q काट दिया, क्योंकि हमें फिक्स पैरामीटर में आंसर लाना था। क्या ये सब कुछ एकदम नेचुरल लग रहा है? अगर कभी भूल जाए तो इतना सा करके 1 मिनट खर्च करके हम ये आंसर निकाल सकते हैं, भूल जाए तो निकाल भी सकते हैं। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, तो जैसे ही तुम इतने स्टेप सोचोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कम से कम घर पे जब जब पढ़ें तो ये स्टेप फॉलो करें। एग्जाम में भले तुम स्टेप बाय पास कर सकते हो, क्योंकि तब तक तुम्हें शायद रट जाए, ये रिजल्ट रटे हुए ही काम चलाती है दुनिया, बट तुम्हें घर पे पढ़ते समय ये स्टेप करना चाहिए। एग्जाम तक कोशिश करो कि रट जाए। हाँ भाई, अभी मैं कह रहा हूं कि दोनों इनफाइनाइट सेपरेशन पे तब थोड़ा अंतर कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये लार्ज सेपरेशन नहीं है, बल्कि इनके बीच का फासला कितना है? D का फासला है। अरे यार, पूरा ही किया है क्या मैंने? ओके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं इनके बीच का फासला कितना है? D है। एक में प्लस Q आया, एक में माइनस Q आया, और इनके बीच का फासला D है। तो बता यार, फासला अगर लिमिटेड हो गया तो क्या फर्क पड़ने वाला है? एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। इनके बीच का फासला लिमिटेड है तो पता है क्या होने वाला है? C इक्वल टू Q बाई V होता था। जब हम इसका V1 लिखेंगे और इसका V2 लिखेंगे तो V1 अपनी वजह से तो होगा ही, क्या बगल वाले की वजह से इसके अंदर होगा, और जब इसका V2 लिखेंगे तब अपनी वजह से तो होगा ही माइनस, और इसकी वजह से भी होगा। बताओ, अच्छा इसका अपना पोटेंशियल अगर ये कैपिटल R1 रेडियस का है तो क्या लिखते? KQ बाई R1। ये तो सबको समझ में आ रहा है, प्लस चार्ज है, लेकिन माइनस चार्ज से D दूरी पर क्या होगा? माइनस KQ बाई D। ये और बढ़ गया। ये क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके अंदर बगल वाले ने पोटेंशियल दे दिया। अब बताओ इसकी बात करें, इसका चार्ज निगेटिव था ना, पड़ोसी का असर आया है उसमें। अब इसका खुद का अपनी वजह से क्या होगा? माइनस KQ बाई R2, ये तो अपनी वजह से आ गया। फिर प्लस KQ बाई क्या V1 V2 बदल गए? V1 माइनस V2, यही तो लिखना होता है। V का मतलब क्या होता है? V1 माइनस KQ। सबसे बाहरी ले लेता हूं मैं, सब में है KQ। यहां आएगा 1 बाई R1, यहां आएगा 1 बाई R2 माइनस का, यही तो आएगा। पूरे में KQ, पूरे में KQ कॉमन है। और देखो हम जो चाहते हैं, सबसे पहला काम, डायनेमिक टर्म खत्म। K को हम क्या लिख दे? 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन, ऊपर चला जाएगा। नीचे आया है देखो जरा, 1 बाई R1 माइनस माइनस प्लस 1 बाई R2 माइनस 1 बाई D माइनस 1 बाई D माइनस 2 बाई D। ये C का आंसर आ गया है। ये ज्यादा जनरल आंसर है। पिछले आंसर को ये एक्सप्लेन कर सकता है। अगर तुम D को इनफाइनाइट रख दो, D को अगर इनफाइनाइट रख दो तो पिछला आंसर आ जाएगा। डन। ये क्या समझ पा रहे हैं क्या किया गया है? एक स्फेरिकल चार्ज के सेंटर से D दूरी पर पोटेंशियल जो होता है, इसके सेंटर पे जो होगा वही पूरे स्फीयर में मान लिया जाता है। क्लियर है? चलो, अगर मैंने 2 बता दिए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं अगला वाला जनता खुद बताएगी। क्या मैं उम्मीद करूं?
अरे यार ये तो आसान वाला आ गया। पहले मैंने कॉन्सेंट्रिक वाला दिया है। एक R1 रेडियस का चार्ज बाहर है और एक R2 रेडियस का स्फीयर अंदर है, शेल कह सकते हैं। ये एक शेल है और एक शेल ये है, इनसे बना हुआ एक अरेंजमेंट है। मैंने किसी तरह से मैनेज करके इन दोनों पर चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू ला दिया। दो कंडक्टर में इक्वल अपोजिट चार्ज आना चाहिए, ठीक है। अब बता, इन दोनों प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया कि नहीं? इस 1 वाली और इस 2 वाले के अंदर वोल्टेज डिफरेंस आ गया कि नहीं? तो इसका हमें C लिखना है। एज ऑलवेज C क्या होता है? Q बाई V1 माइनस V2। क्या V1 क्या होगा और V2 क्या होगा, बस ये लिखना है। V1 में एक ही टर्म आएगा यार, बाहर वाला आप अंदर वाले को उतना ही पोटेंशियल देता है जितना अपने आप को देता है। ये थोड़ी कि देता ही नहीं है। हाँ, ये R1 प्लस R2 क्यों नहीं? सेंटर से हमेशा दूरी लेते हैं। हाँ बिल्कुल, C तक पहुंचे, C तक। ठीक, हाँ भाई, V1 कितना? KQ बाई R1 अपनी वजह से। एक मिनट, अपनी वजह से KQ बाई R1 अपनी वजह से। क्या बड़ा वाला उतना ही पोटेंशियल अंदर देता है जितना खुद को देता है? कितना? माइनस KQ बाई R2। देखो यार, अंदर वाले में अपनी वजह से होगा और बाहर वाले की वजह से होगा। ये दोनों का लिखना है। याद आया यार, कॉन्सेंट्रिक का पोटेंशियल लिखना। अब बता, इधर सेकंड वाले में पोटेंशियल अपनी वजह से क्या होगा? माइनस KQ बाई R2, ये अपनी वजह से होगा। और अंदर वाले की वजह से प्लस KQ बाई कौन सी दूरी? R2। ये ध्यान रखना, कोई शेल अपने बाहर जब पोटेंशियल देता है तो वहां तक की रेडियस लेना पड़ती है। ये तो खत्म ही हो गया यार, ये माइनस प्लस खत्म हो गया, जीरो हो गया। KQ कॉमन ले लो, ये आएगा 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। फर्स्ट वाले से थोड़ा अंतर है, हाँ माइनस है, माइनस है भाई। ये इसके C का आंसर आ रहा है, देख लें आराम से। क्लियर है? ये क्लियर है भाई लोग? कोई दिक्कत नहीं? इसमें यार ये दो केस और बताए गए हैं, ये थोड़ा समझ लें। अगर बाहर वाली सरफेस को अर्थ कर दिया जाए, तो अर्थ करने का मतलब होता है उसका पोटेंशियल, तो उसका तो ऑलरेडी जीरो ही है। अच्छा बताओ, बाहर को अर्थ करेगा तो वो जीरो तो था ही, तो ना वो चार्ज लेगा ना देगा, जैसे हालात हैं वैसे बने रहेंगे।
और वो ऐसे हालात बने रहेंगे तो सी का आंसर क्या आएगा? तो सी का आंसर वही रहेगा जो अभी अभी पढ़ा, क्या रहेगा? R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। ये थोड़ा ध्यान दें क्योंकि इस पे एक क्वेश्चन फेमस है। मैंने क्या कहा कि सी का आंसर अभी अभी जो हमने निकाला है उसमें बताओ बाहर वाले का पोटेंशियल कितना आया था? 0 नहीं आया था? अरे अभी तो बताया। और अंदर वाले का ये आया था, ठीक है, उसका डिफरेंस करके सी का आंसर लाया था। बताओ अच्छा बाहर वाले का जिसका पोटेंशियल 0 है उसको तुम अर्थ से जोड़ दो तो 0 को 0 से जोड़ना इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहेगा, जो स्टेप्स हैं वो सेम रहेंगे। तो सी का आंसर ये उसी के लिए, जोड़ो चाहे ना जोड़ो वही आंसर रहेगा। अब ये एक स्पेशल केस है कि अगर मैं अंदर वाले शेल को अर्थ से जोड़ दूं, अंदर वाले शेल को अर्थ से जोड़ दूं तब क्या होगा? तो बता यार V1 क्या हो जाएगा? V1 0 हो जाएगा। V2 V1 0 हो जाएगा तो V2 एक ही टर्म आएगा सर, एक टर्म आएगा। क्या इसमें मैं हाँ हाँ फ्लो होगा, लेकिन इन कंडीशंस को फॉलो करता हुआ होगा जो कंडीशंस अभी नजर आ रही हैं। मैं इस पे V2 पे मैं कुछ मान लेता हूं माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू है, ये A रेडियस है, R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है। अच्छा इसको माइनस क्यू मान के इसके अंदर क्यू फाइनल क्या होगा ये हमें सोचना पड़ेगा। ये अब क्यू नहीं होगा, ये अब क्यू नहीं होगा, कुछ होगा सच दैट कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये बात समझना पड़ेगी। इसको मैंने माइनस क्यू मान लिया है तो क्या इसका क्यू पहले जैसा नहीं होगा? ये बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? चलो ये क्यू फाइनल कितना होगा मैं लिखने वाला हूं, बताओ। अच्छा मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 फाइनल 0 करने वाला हूं, V1 फाइनल 0 करने वाला हूं, V1 फाइनल। तो V1 अपनी वजह से क्या होगा? Q फाइनल अपॉन R1, ये अपनी वजह से होगा। और बाहर वाले की वजह से क्या होगा? माइनस क्यू अपॉन R2 और 0 कर देते हैं। तो बताओ Q फाइनल का आंसर क्या आ गया? R1 Q अपॉन R2। मतलब पहले हम यहां पे Q लिखा करते थे, अब ये Q नहीं रह गया, कितना रह गया? R1 Q बाई R2। क्या बात समझ रहे हैं? ये थोड़ा अंतर आ गया है। अब अंतर आया है तो अब सी के पूरे स्टेप्स को बदलना पड़ेगा। सी के स्टेप्स क्या थे? हाँ भाई, सी के स्टेप क्या थे? Q बाई V1 डिफरेंस V2, Q बाई V1 डिफरेंस V2। तो V1 तो 0 ही हो गया यार, उसको अर्थ से जोड़ दिया तो उसका पोटेंशियल तुम मैथ से निकालोगे तो भी 0 आएगा। अरे 0 लगा के ही तो तुम आंसर लाए हो, तो फिर से लिखोगे तो 0 ही आएगा। हमें बस अब क्या लिखना है? V2। हमें यार इसका V2 लिखना है। V2 क्या जनता समझ पा रही? इसका V2 लिखना है। चलो V2 लिखते हैं। V2 अपनी वजह से क्या होगा? माइनस के क्यू बाई R2, अपनी वजह से आ गया, अपनी वजह से। और अंदर वाले में जो क्यू फाइनल आया है वो अभी अभी मैंने बताया, क्यू फाइनल क्या है? R1 क्यू बाई R2, ये आया है क्यू फाइनल। तो अंदर वाले इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा? प्लस के क्यू फाइनल बाई R2, करेक्ट। और क्यू फाइनल की जगह ये रखना है, रखें और देखें क्या आंसर आता है। हेलो, हाँ नहीं तो आप सीढ़ी से जाओ ना।
हाँ हम क्लास पढ़ा रहे हैं, आपको घंटी बजा के पूछना पड़ेगा। 4 और आप तो कह रहे थे चढ़ जाएंगे, फिर आप अब हम क्लास पढ़ा रहे हैं, हमको यहाँ से दिख थोड़ी रहा है, आपको घंटी बजा के पूछना पड़ेगा। या वहाँ पे आवाज दीजिए, कोई बच्चा बोलता है कि नहीं। क्या है सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 Q ब्रैकेट 1 माइनस R1 बाई R2। हाँ भाई, Q अपॉन R2 कॉमन लेके ऊपर भेज देंगे सर। के क्यू आएगा, ये आएगा -1/R2। हाँ, और फिर यहाँ क्या आएगा, Q तो आएगा ही प्लस Q तो बाहर निकल गया, एक R1/R2 स्क्वायर आएगा। R2 कॉमन ले लेंगे, ऊपर भेज देंगे और Q हाँ। काट देंगे। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 पर 1 माइनस R1 हाँ, बाई R2। क्या आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। क्या यहाँ पर हम R2 स्क्वायर एलसीएम ले लें तो ये क्या आएगा, -R2 प्लस R1 प्लस R1। R2 बड़ा था ना यार, कुछ गलती हो रही है। हाँ, ये एक माइनस बाहर था ना भाई, तो ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, माइनस R2 माइनस R1। और क्या बन जाएगा, के क्यू कट चुका है, के नीचे था भाई, 4 पाई एप्सिलॉन ऊपर आ चुका है, 4 पाई एप्सिलॉन R2 स्क्वायर अपॉन R2 माइनस R1। ये थोड़ा सा मतलब याद रखने वाली चीज है, तुम्हें मैंने करके दिखाया है, बट तुम्हें इसको रटना पड़ेगा हर हाल में, कि अगर कभी कोई अंदर अर्थिंग कर दे तो इसका आंसर बदल जाता है। ठीक है, अभी यार लगे हाथ समझ में आ जाएगा, लेकिन बहुत दिन तक तुम इसको याद नहीं रख पाओगे, इसलिए इसके आंसर को रटने की कोशिश करें। बच्चे आ गए? हाँ? वो कह रहा था काम कर रहा है हमारे यहाँ, वो कह रहा अभी दूरी है। हेलो, बच्चे ऊपर आ गए थे 2:45 पे, वो बता रहा है वैन वाला। अरे तुम बोल लीजिए ना साहब बच्चों से। हम कैसे बोले, उनके पास फोन नहीं है। हाँ, इसीलिए तो घंटी बजाना पड़ेगी। बच्चों को फोन कौन देता है? नहीं। हाँ, हाँ भाई, क्लियर है ये। अगर केवल एक स्फीयर है तो लोग यही कह सकते हैं कि सर आपने जब कैपेसिटर शुरू किया था तो 2 टर्मिनल होते थे, तो दूसरा कहाँ है। तो देखो यार, अगर हमारे पास एक टर्मिनल है दूसरा नहीं है, तो हम दूसरा टर्मिनल किसको मान सकते हैं, अर्थ को मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम एक बैटरी कनेक्शन इस कंडक्टर और अर्थ के साथ कर दें तो ये बैटरी अर्थ से चार्ज खींचेगी और इसको दे देगी। ठीक है, तो भी ये क्यू चार्ज फ्लोएबल है, यानी जब इसका कनेक्शन डायरेक्ट कोई अर्थ से करेगा तो ये क्यू चार्ज अर्थ में फ्लो होके खत्म हो जाएगा। तो कि ये भी कैपेसिटर का काम कर रहा है ना, चार्ज फ्लो करा सकता है कि नहीं, बस तो ये कैपेसिटर बन गया। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, तो यार ये तो बहुत आसान हो गया। अगर तुम्हें C लिखना है तो उसमें यार V2 तो 0 ही है,
बस तुम्हें ये लिखना है कि इस टर्मिनल का V1 कितना होगा, बताओ V1 कितना होगा। हाँ, के क्यू बाई, अरे किसी स्फीयर का पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, क्यू क्यू कट गया, आर ऊपर चला जाएगा और के को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो अब तक जितने कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़े उन सब में V1 V2 लिखना हमें बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि हमने पोटेंशियल की प्रैक्टिस कहां करी थी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में, है ना। अगला जो आने वाला है इसकी पोटेंशियल प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, इसकी पोटेंशियल प्रैक्टिस हमने नहीं करी है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बता के फिर तुम्हें रिजल्ट बता दूंगा। देखो यार, एक सिलेंडर में अंदर वाला चार्ज और बाहर वाले चार्ज के बीच में हमने एक बैटरी लगाई है, तो चार्ज ने, बैटरी ने अपना काम कर दिया, इसको प्लस क्यू और इसको माइनस क्यू दे दिया। इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस तभी लिख सकते हैं जब हमें V1 और V2 लिखना आता हो, V1 V2 लिखना आता हो। हमने यार एक रॉड के सरफेस पे पोटेंशियल लिखने का कोई फॉर्मूला अब तक, एक सिलेंडर की सरफेस पे पोटेंशियल लिखने का कोई फॉर्मूला अब तक नहीं पढ़ा है, और जब नहीं पढ़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस लाए कैसे। हाँ, तो देखा, पोटेंशियल डिफरेंस की बहुत बिगिनिंग वाली बात याद करें, दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज डिफरेंस क्या वर्क डन बाई फील्ड होता था फॉर यूनिट चार्ज, फॉर यूनिट चार्ज। तुम कहोगे नहीं सर माइनस होता था, हमें मतलब ही नहीं यार साइंस से, हम इसका डिफरेंस का मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हैं, और वैसे भी हमेशा हाई से लो ही घटा रहे हैं इतनी देर से, तो साइन आइन को मारो गोली, वर्क डन होता था, माइनस भी आता था एक, गोली मारने का मतलब ऐसा नहीं कि डिलीट कर दो, माइनस भी होता था। अब वर्क डन, इन दो टर्मिनल के बीच में एक टेस्ट चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने का वर्क डन लाना है, तो इजी अगर हम सोचे तो यहां से यहां तक ले जाने का वर्क डन लाना है, जो वर्क डन होगा यूनिट कूलम का वही डेल्टा वी होगा। वर्क डन कैसे आता है, वर्क डन के चार फॉर्मूले थे, एफ एस कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा, ई डॉट एस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। क्या लगाना चाहिए, तो पहले सोचना पड़ेगा ई कैसा होता है। तो हमने यार एक पाइप चार्ज या रॉड चार्ज के बाहर आर दूरी पे ई का ये फॉर्मूला पढ़ा है, ई का फॉर्मूला पढ़ा है, वोल्टेज डिफरेंस नहीं पढ़ा था, कोई बात नहीं, क्योंकि वर्क डन ई डी एस कॉस थीटा होता है, तो ये लगा देंगे। तुम कहोगे जीरो क्यों चुना, क्योंकि मुझे पॉजिटिव लाना था, मैंने सोचा ही नहीं कि 180 के बारे में सोचा ही नहीं, क्योंकि मुझे आंसर पॉजिटिव लाना है हर हाल में। पहले वाला भी माइनस हटा दिया है, सारे माइनस लिखते तो वो पॉजिटिव आंसर आता है ना, लेकिन उसमें V1 डिफरेंस V2 करना पड़ता। खैर, मैं उन सब बातों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता हूं, ये काम करना है हमें। क्या DS को DR लिख दें, कोई दिक्कत है यार, DS मतलब कितना चला, DR मतलब रेडियस में कितना अंतर आया, तो जितना चला वही रेडियस में अंतर। E को हम क्या लिखने वाले हैं, 2k लैम्डा बाहर ले लो तो 1/r, 1/r का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, log r। लिमिट कहां से कहां तक, तो अंदर का रेडियस r1, तो ले देके ये आंसर आने वाले हैं k लैम्डा log r2/r1 log बेस ई। अच्छा, लैम्डा पता है क्या होता है, अगर ये L लेंथ का सिलेंडर है तो लैम्डा को हम Q बाई, ये वोल्टेज डिफरेंस सीधे आ गया है, तो C क्या होता था, C होता है Q बाई V, और V हम यहां उठा के रख देते। जिसको समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं आया और अच्छी बात है, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। मैं ये सब बता इसलिए रहा हूं, कई बार क्वेश्चन में C का फॉर्मूला ना पूछ के यही पूछ देता है, ये अंदर क्या होगा कैपेसिटर के, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। वोल्टेज डिफरेंस का ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है, जिससे हमने वो पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन तो ऐसे ही किया था, तो इसलिए ऐसा भी नहीं कि इन स्टेप से फैमिलियर नहीं हो। L और ऊपर जाएगा, L लिखा है Q/L, KQ/L, तो फिर यार 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है फिर तो। अच्छा, ये 2 मैं मिस कर दिया हूं, यहाँ पे 2 मिस कर दिया हूं, एक मिनट, और L भी मिस कर दिया इधर से, अगर Q/L, हाँ L भी आएगा, L मैंने आंसर में भी मिस किया है, उसको सही करो जरा। आंसर यहाँ लिखेंगे 2πε0L log r2/r1। इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा बाई r होता था,
के को अगर हम 1/4πε, अच्छा के तो ऊपर था ना, 2k यहाँ था, 2k नीचे आएगा, सॉरी नहीं 2k ऊपर आएगा, हाँ तो नीचे पहुंच गया ना भाई। अरे भाई ये पूरा उठा के नीचे रखना है, हाँ। तो ये आंसर k को हम 4πε लिखेंगे, नीचे लिखा है 2 log base e r2/r1, तो 2 से 1 कट जाएगा, ये आंसर आ रहा है 2πε अपॉन log base e r2/r1। ठीक, देख ले आराम से, ये आंसर हमें रटना है। उसमें L शायद मिसिंग है वर्कबुक में, तो L बढ़ा लें। r2/r1, अरे एक बार अपर लिमिट log r2, एक बार log r1, तो डिवाइड में चला जाएगा कि नहीं। मैं साफ कर देता हूं, इसको साफ तरीके से लिख देता हूं। ठीक, बताएं, क्लियर है। एक मिनट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं आया, ये है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेटें किसी भी शेप की हो, बस प्लेटों का एरिया इस बीच के गैप के मुकाबले बहुत लार्ज होना चाहिए। दो प्लेटें किसी भी शेप की हो, चाहे सर्कुलर, चाहे ट्रायंगुलर, चाहे रेक्टेंगुलर, उनके बीच का फासला बहुत कम है, और हमें ऐसी दो प्लेटों को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया है, मतलब ये दिखाने का तरीका है, बाकी तो ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। दोनों के बीच में बहुत कम फासला है, डी बहुत स्मॉल है, इसके लिए हमें सी लाना है। तो सी के स्टेप तो वही है, क्या है, Q/V। V मतलब क्या, 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। अब यार पोटेंशियल डिफरेंस पिछले सारे एग्जांपल्स में बड़ा आसान था, पिछले से पिछले में, क्योंकि V1 लिखना जानते थे, V2 क्या प्लेट के लिए हमने V का फॉर्मूला अभी तक डिराइव किया है क्या, नहीं किया, हाँ E का किया है हमने, E का फॉर्मूला डिराइव किया है, और प्लेटों के बीच में जो E होता है वो इस लेयर की वजह से होता है σ/2ε, और इस लेयर की वजह से भी उतना ही होता है, इसलिए ये कितना बन जाता है, ये बन जाता है σ/ε। और सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसमें Q और इसमें Q चार्ज है और A का एरिया है, एरिया A का है, तो सिग्मा को हम Q/A लिख सकते हैं। इतनी बात हम कर चुके हैं। पैरेलल प्लेटें अंदर +Q और -Q रखती हैं, बाहर 0 रखती हैं, इसके मैंने एक कारण बताए थे क्यों होता था, याद है यार, दोनों चार्ज का सम का आधा इधर रहता है, आधा इधर, बचा हुआ इधर, अपोजिट उधर। तो +Q और -Q का सम 0 होता है, तो 0 इधर रहेगा, 0 इधर रहेगा, तो 0 में से अगर Q था तो 0 का बचा हुआ Q इधर आ जाएगा, और -Q आमने सामने प्लस माइनस रहते हैं। ये फील्ड आ गई। अब यार वोल्टेज डिफरेंस हम कैसे लाएं, अच्छा वोल्टेज डिफरेंस का मैग्नीट्यूड से हमें मतलब साइन लाइन के चक्कर में नहीं पड़ना। वोल्टेज डिफरेंस का सबसे आसान फॉर्मूला, हाँ V = QE, W फॉर यूनिट चार्ज, और W 4 फॉर्मूले थे, FS ES cos थीटा, E.S, कौन सा लगाना चाहोगे यार। क्या यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है या कांस्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है वेरिएबल आया कांस्टेंट, कांस्टेंट आ गया तो सबसे आसान फॉर्मूला लगाओ, क्या, ES cos 0, क्योंकि हमें आंसर पॉजिटिव लाना है तो तुमने 180 लिखा ही नहीं है। वैसे मैं बताऊं, छोड़ो नहीं बताता, E/T मतलब बहुत टेक्निकल तरीके से करते तो भी हम उसको पॉजिटिव ला सकते थे, एक 180 आता और एक माइनस इधर आता, खैर E/T आएगा। E कितना है, ठीक है, तो बस C का आंसर आ गया, क्या आ गया, Q से Q कटा, ये आ गया A ε/D। क्या बात क्लियर है।
तो जितने तरह के कैपेसिटर हम पढ़ते हैं उन सब के कैपेसिटेंस फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं। और वो कैपेसिटेंस फॉर्मूले पैरेलल प्लेट के अलावा इसका तो डेरिवेशन भी सबको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा जितने पढ़े हैं उनके रिजल्ट भी रटे होंगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि उनके डेरिवेशन रटने का कोई और फायदा नहीं, कोई नया अरेंजमेंट के लिए नहीं पूछेगा। जेई वाले तो सब कुछ जाने, जेई वालों के लिए कोई छूट नहीं है। पता नहीं कोई नई इलेक्ट्रिक फील्ड अरेंजमेंट बना दे, है ना, कहते इलेक्ट्रिक फील्ड आर का फंक्शन है दो टर्मिनल के बीच में, वो ई का नया फंक्शन बना दें के आर क्यूब अपॉन ऐसा कुछ बना दें और कह दें इसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला डिराइव करो। तो तुम्हें पता है बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा। उस ई की मदद से वोल्टेज डिफरेंस को इंटीग्रेट करके वोल्टेज डिफरेंस लाना पड़ेगा क्यू के टर्म में, फिर क्यू क्यू काटना पड़ेगा, बिल्कुल हो सकता है। तो हम लोगों ने यार कितने तरह के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूं। जल्दी में क्यों है, मैं भी बोल दूं। क्या है इतने तरह के फॉर्मूले हमने पढ़ लिए यार। इनफाइनाइट सेपरेशन पे दो कंडक्टर, डी सेपरेशन पे दो कंडक्टर, कॉन्सेंट्रिक केवल एक स्फीयर हो और फिर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर हो। कहां गया है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इतने फॉर्मूले आए हैं। अब यार हमने सारे फॉर्मूले जब डिराइव किए, स्पेशली इन दो में हमने वोल्टेज डिफरेंस ई इंटू डी की मदद से लाया, बाकी सब में वोल्टेज सीधे लिखना आता था तो ज्यादा आसान था, बाकी दोनों में थोड़ी मेहनत करना पड़ी। अच्छा एक चीज सबको पता है कि अगर माहौल में मीडियम आ जाता है तो कूलाम्ब से सब चीजें बदल जाती हैं। तुम्हें याद है कूलाम्ब का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1 Q2/r² होता था तब जब वो मीडियम वैक्यूम हो, लेकिन एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन इनटू समथिंग आ जाता था, उसको हम K या एप्सिलॉन R से लिखते थे। वो एक टर्म आ जाता था F के फॉर्मूले में। अब F के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा तो E के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा, और E के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा तो वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा, और वोल्टेज डिफरेंस के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा तो C के फॉर्मूले में अंतर पड़ेगा। कुल मिला के जहां एप्सिलॉन आता था वो एप्सिलॉन K हो जाएगा। कब? जब वो मीडियम डाइलेक्ट्रिक से भर दिया जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। जैसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो बीच में डाइलेक्ट्रिक बनना है, कॉन्सेंट्रिक इस सिलेंड्रिकल में बीच में, कॉन्सेंट्रिक में बीच में, और आइसोलेटेड में पूरी दुनिया में, क्योंकि सब जगह फील्ड एग्जिस्ट करती है। और इसमें पूरी दुनिया में, इसमें भी पूरी दुनिया में अगर हम डाइलेक्ट्रिक भर पाए तो जहां F में फर्क पड़ेगा तो E में फर्क पड़ेगा तो डेल्टा V में फर्क पड़ेगा। कुल मिला के जहां एप्सिलॉन आता था वहां एप्सिलॉन K आने लगेगा, तो C के फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन तो यहां भी कैरी हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एप्सिलॉन यहां ऊपर आया है उन फॉर्मूलों में। तो बताओ अगर हम इन कैपेसिटर को डाइलेक्ट्रिक मीडियम प्रोवाइड करा दें तो कैपेसिटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, कोई पूछे तो जो आंसर अभी आए हैं उन सब में K टाइम्स बढ़ जाएगा, K टाइम्स हो जाएगा, हाँ हो जाएगा बेटर टर्म में, बढ़ जाएगा अलग चीज होगी। तो हर कैपेसिटर पुराने वाली वैल्यू का K टाइम्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। दो प्लेटें एक प्लस एक माइनस आपस में चिपक जाना चाहती हैं, उनको दूर भी तो रखना है, तो बीच में ऐसा इंसुलेटर डाल दो जिसका K पता हो, तो दो काम करेगा, वो प्लेटों को चिपकने भी नहीं देगा और ऊपर से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस भी बढ़ जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक तो बड़े काम की चीज हो गई यहां पर। क्या जनता समझ पा रही? तो एक नोट नीचे लिखा है, इन सारे टेबल के नीचे कहीं लिखा है क्या कि अगर डाइलेक्ट्रिक भर दिया जाए उस रीजन पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है तो कैपेसिटेंस K टाइम्स C हो जाएगा जितना होता था। तो यहां तक की कहानी आज का हो गया है। अगली क्लास में बहुत आगे बढ़ जाएंगे हम लोग कैपेसिटर में। तो अगली क्लास जो लोग छठ के बाद भी नहीं आते हैं तो उनका टॉपिक गया
मतलब ये तो ऐसा है कि ये तुम रट के भी काम चला सकते हो, लेकिन अगली क्लास में जो होने वाला है उसको तुम फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी तक ढोओगे। देख रहे हैं जो लोग मेरा वीडियो, ध्यान रखें यार, ये सिमेट्री करेंगे। हाँ फिर समस्या आ जाएगी। ठीक है, तो अगली क्लास में जरूर आए। कल छुट्टी है, परसों टेस्ट है। ठीक है, फिर आप ये करना, ये सिमेट्री है, फिर क्या ये हो गया? करीब हो गया। ये वो फालतू का है, वो वही मुझे कल बता रहा है। कल कह रहा है वो हमेशा उल्टा बोलता है, कह रहा है कि कल केमिस्ट्री का टेस्ट है। अभी साढ़े पहले मंडे का बोला था ना टेस्ट, हाँ फिर फ्राइडे का। अब फ्राइडे लिख दिया आर्ग्यू लगे शुरू चलो यार चल